वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। बात करते हैं जी, अगर हम सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में महंगाई के हवाले से बात करेंगे तो इट विल बी अ लिटिल अनफेयर, क्योंकि पूरी दुनिया में इस वक्त तैयारी की जा रही है एक इकोनॉमिक स्लो डाउन की। हाल ही में होने वाले एक ग्लोबल सीईओ सर्वे के मुताबिक 60% जो सीईओज हैं मुख्तलिफ ममालिक के टॉप कॉर्पोरेशंस के, वो बिलीव करते हैं कि अगले 12 से 18 माह में यानी 1 से 1.5 साल के अंदर पूरी दुनिया रिसेशन की तरफ बढ़ रही है और इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो डाउन होगी। और इसी में से तकरीबन 15% लोग यानी 15% सीईओज जिनका ताल्लुक एशिया से है, यूरोप से है, नॉर्थ अमेरिका से है, उनका ख्याल है कि उनके रीजन्स ऑलरेडी एक इन्फ्लेशन और रिसेशन से गुजर रहे हैं। इसकी एक बड़ी वजह यकीनन एनर्जी प्राइसेस की हाइक और यूक्रेन और रशिया के तनाजे को माना जा रहा है। इसके अलावा आने वाले दिनों में ये कह रहे हैं कि अगर आप सिर्फ फेडरल रिजर्व की तरफ देखते हैं तो गुज़िश्ता 3 दिहाइयों यानी 30 साल में हाईएस्ट इंटरेस्ट लेवल इंक्रीज है। यही ट्रेंड हम बैंक ऑफ इंग्लैंड के साथ भी देख रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अतहर काज़मी साहब, इंटरनेशनल जर्नलिस्ट हैं, बीबीसी से भी वाबस्ता रहे हैं। हाल ही में इस वक्त उनसे गुफ्तगू करते हैं कि पाकिस्तान और पूरी दुनिया के लिए इस ट्रेंड के, इस रिसेशन के क्या असरात हो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम अतहर। जी वालेकुम सलाम। अतहर बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले जरा हाल अहवाल यूके का भी बताइए। बरतानिया में भी इस वक्त कहा जा रहा है कि हीटिंग वर्सेस ईटिंग की बात हो रही है, यानी लोगों के पास या तो इतने पैसे हैं कि वो घर में हीटिंग और यूटिलिटीज के बिल दे सके या फिर वो खाना खा सकें। इस वक्त हुकूमत क्या सोच रही है? और वहां पे भी हमने ये देखा कि बोरिस हैड टू फेस अ नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट, यानी अदम एतमाद की तहरीक वहां पे भी पार्लियामेंट में चली। क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, जिस तरह आपने भी जिक्र किया कि कोरोना के बाद ग्लोबली एक तो महंगाई की लहर भी आई और ये 1.5 साल से ये सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता दिनों बरतानिया में भी मुजाहरे वगैरह हुए, लोगों ने किए कि महंगाई काफी ज्यादा बढ़ गई है। उसकी बड़ी वजह यही है कि जो इकोनॉमीज हैं वो कोरोना की वजह से इतनी मुतासिर हुई कि उसमें लोगों की आमदन में कमी आई, लोगों के अखराजात में इजाफा हुआ, एनर्जी क्राइसिस हुआ। यूक्रेन की जंग से पहले ही एनर्जी क्राइसिस एक तरह से आया हुआ था, इसलिए कि प्राइसेस बढ़ चुकी थी। तो अब तो प्राइसेस और ज्यादा बढ़ गई हैं, तो यकीनन मुतासिर हुए हैं। और जहां तक अदम एतमाद का ताल्लुक है, वो बुनियादी तौर पे उसमें कुछ ऐसी चीजें थी, जब कोरोना क्राइसिस था कुछ ऐसे कानून बनाए गए कि लोग बाहर नहीं जा सकते, नौकरियों पे नहीं जा सकते, जिससे अगेन इकॉनमी भी मुतासिर हुई। लेकिन एट द सेम टाइम जो प्राइम मिनिस्टर बोरिस थे वो खुद उन्होंने अपने लोगों को मिलते रहे, उन्होंने कोई पार्टीज वगैरह भी अरेंज की, तो उसके ऊपर एक तरह से अवामी गुस्सा था कि अवाम के ऊपर पाबंदियां लगाई गई, खुद हुकूमत उस पर अमल दरामद नहीं कर रही थी, तो इस वजह से फिर उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई गई, जो फिर नाकाम भी हुई। बिल्कुल सही। अतर मुझे ये बताइए कि ब्रेक्जिट कोविड से बिल्कुल पहले हुआ था और लोगों के खदशात थे कि पूरे यूरोप पे और खास तौर पे बरतानिया पे इसका असर डायरेक्टली पड़ेगा, तो अब क्या सूरत हाल है? नाउ द वर्ल्ड इज कमिंग आउट ऑफ कोविड। बरतानिया अपनी इकोनॉमी को संभालने के लिए, कोई एक बड़ी तादाद पाकिस्तानी निजात शहरियों की वहां पे रहती है, बड़ा स्ट्रॉन्ग पीपल टू पीपल लिंक है, किस तरह मामला आगे बढ़ रहे हैं बरतानिया में? देखिए, जिस तरह पहले भी जिक्र किया कि इकोनॉमी तो कोविड से मुतासिर हुई, फिर उसमें ब्रेक्जिट भी था। ब्रेक्जिट के हवाले से कहा जाता है कि अगले 8-10 साल के दौरान कई 100 अरब डॉलर का नुकसान होगा बरतानिया को, इसलिए कि इकोनॉमी में ये था कि टैक्सेस वगैरह कम थे, यूरोप से आप ट्रेड कर सकते थे, किसी किस्म की पाबंदी नहीं थी। लेकिन एकदम से जो लोकल ट्रेड था वो इंटरनेशनल ट्रेड बन गया। अगर मैं आम बंदे को समझाने की कोशिश करूं कि जिस तरह अगर आपने कराची से लाहौर कोई चीज मंगवानी है, आप उसको ट्रक पे डालेंगे और ले आएंगे, लेकिन एकदम से अगर ये इंटरनेशनल ट्रेड हो जाए और उसमें आपके ऊपर इंटरनेशनल ड्यूटीज, टैक्सेस वगैरह लगने शुरू हो जाए, तो फिर वो ऑब्वियसली हर चीज की कीमत बढ़ेगी और मसाइल पैदा होंगे कारोबारी हजरात के लिए। जिस तरह कहा यह भी जा रहा था कि यूरोप इस वक्त इतने गुस्से में था कि कुछ ममालिक ने, खासतौर पे कोविड के दौरान ही फ्रांस ने, जर्मनी ने, ऐसा लग रहा था कि ठान ली है बरतानिया को सबक सिखाने की या सजा देने की ब्रेक्जिट पे। बहरहाल जी, ये तो यूरोप के मामला थे। अतर मुझे बताइए कि पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला आखिरी मराहिल में है FATF की ग्रे लिस्ट से निकल जाने पे, इसके क्या असरात मुरतब हो सकते हैं? एंड हाउ विल द वर्ल्ड व्यू पाकिस्तान? यूरोप का, बरतानिया का पाकिस्तान की तरफ क्या मौकफ होगा इंशाल्लाह ग्रे लिस्ट से निकल जाते हैं तो? जी बस इसमें देखें, एक तो ये ना कि आखिरी मरहला रह गया, ऑन साइट वो आएंगे, पाकिस्तान का विजिट करेंगे, गालिबन अक्टूबर में विजिट करेंगे, और ये बिल्कुल नॉर्मल चीज है। माल्टा को भी जब ग्रे लिस्ट से निकाला गया था तो माल्टा
कभी ऑन साइट विजिट किया था FATF की टीम ने, तो उसके बाद फायदा ये होगा कि लोगों को फिर ये एश्योरेंस होती है इंटरनेशनल बिजनेस को कि जिस भी कंपनी से हम डील कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, वहां पे इस तरह के चेक्स एंड बैलेंसेस हैं, तो ये नहीं होगा कि बाद में पता चले कि ये कंपनी मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस है या किसी और किस्म की फाइनेंसिंग में मुलविस है। तो बहुत ज्यादा सहूलतें होती हैं और एक तरह से कॉन्फिडेंस मिलता है इन्वेस्टर को भी और बैरून मुल्क जो ट्रांजेक्शन होती हैं। और अगर खुदा न खास्ता आप ग्रे लिस्ट में ही रहें और फिर ग्रे लिस्ट से अगर आप चले जाएं ब्लैक लिस्ट की जानिब, तो फिर कोई भी आपने इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करनी है तो आपको एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स फिल करने पड़ते हैं, एक्स्ट्रा चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं, तो बहुत सारी मुश्किलात होती हैं। फिर इंटरनेशनल जो बिजनेसेस भी होते हैं वो ये कहते हैं यार इनसे बिजनेस करने की क्या जरूरत है, इतने ज्यादा मसाइल हैं, किसी और मुल्क में चले जाते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। उससे काफी फायदा होगा, लेकिन ये फायदा होने में तकरीबन 7-8 महीने लगेंगे, आहिस्ता आहिस्ता चीजें उस तरफ बढ़ेंगी। बिल्कुल सही। अच्छा, मुझे ये बताइए